स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेंट हिंदी पर। और आज हम 12वीं कक्षा के लिए अंतरा भाग 2 का पहला पाठ लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कर्नेलिया का गीत। यह जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसमें दो कविताएं संकलित हैं, एक है देवसेना का गीत और एक है कर्नेलिया का गीत। तो आज हम पहले कर्नेलिया का गीत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कवि के विषय में। जयशंकर प्रसाद को आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इनका जन्म हुआ 1888 में और मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। स्वाध्याय यानी कि स्वयं से अध्ययन करके। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये दो शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, परनिंदा और आत्मस्तुति, इन दोनों से दूरी बनाए रखना ही एक अच्छे संत का स्वभाव हो सकता है। परनिंदा यानी कि दूसरे की निंदा करना और आत्मस्तुति यानी कि अपने प्रशंसा करना। इस दोनों ही में एक अहम का भाव होता है, और जो व्यक्ति इस अहम के भाव से दूर रहता है वह निश्चय ही समाज के लिए कल्याणकारी सोच रखता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। इनकी रचनाओं में, संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध और कविताएं आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं, नाटक में अगर हम देखेंगे तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे इनके नाटक हैं। इसके बाद कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे कंकाल, तितली, इरावती, जिसे अभी अपूर्ण माना जाता है कि वह पूर्ण नहीं हुआ है। इसके अलावा कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनकी कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनका निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम प्रतीक, ये सारी इनकी कविताएं हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं कर्नेलिया का गीत, यह इनके इस नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त। इसी नाटक से यह अंश लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि यह जो कर्नेलिया का गीत है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, या उनकी इसके संदर्भ में उनकी अवधारणा क्या थी। तो यह जो कविता कर्नेलिया का गीत है, यह प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में प्रवेश कर रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यानी कि यहां आकर उसे लगता है कि उसका गंतव्य उसे मिल गया है। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ वाह, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है। नाटक के प्रसंग से यह यहाँ पर एक वाक्य उद्धृत था, और उसके बाद नाटक में ये कर्नेलिया का गीत रखा गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना, लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है, और सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। तो इस चीज को उन्होंने इसमें बताया है, इस कर्नेलिया के गीत के माध्यम से उन्होंने बताया है।
एक थोड़ा सा इसके संदर्भ में हम और अगर इसके संदर्भ को देख लें कि इसके पीछे की चीजें क्या रही हैं, इस कविता को लिखने के समय की मनोस्थितियां क्या रही हैं, इस कविता की विशिष्टता क्या रही है, तो थोड़ा सा और हम इसके संदर्भ में देखते हैं। वैसे देखें कि यह जिस संदर्भ में यह लिखा गया है, उस समय यह गीत और जिस समय यह नाटक लिखा गया था, उस समय पूरा देश साम्राज्यवाद के संकट में था। एक तरह से हम कह सकते हैं साम्राज्यवाद हावी था, और केवल इस देश पर नहीं बल्कि विश्व के कई देशों पर साम्राज्यवाद हावी था। यह गीत एक ऐतिहासिक नाटक का अंश है। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है और उसका यह गीत अंश है, लेकिन इसकी संवेदनाएं आधुनिक हैं और इस अर्थ में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कार्य प्रसाद जैसे महान व्यक्ति ही कर सकते हैं। सेल्यूकस साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, और उसकी पुत्री है कर्नेलिया। तो एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, उसका विचार उससे पूरी तरह भिन्न है। वह कर्नेलिया में एक सहजता है, वह भारत देश को अपने देश की तरह मानती है और उसके अंदर एक भारत भाव का उदय होता है। यह जो भारत भाव है, यह भी एक औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की देन है, और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद जो है वो आधुनिक काल में है, इसीलिए इस संवेदना को हम आधुनिक संवेदना कहते हैं। यह भिन्नता अगर हम देखें कि सेल्यूकस साम्राज्यवादी है और उसकी पुत्री जो है वो उसके अंदर भारत भाव है, तो यह भिन्नता क्यों है? यह एक रहस्य है। कर्नेलिया इसी तनाव को, जब दो विचारों की टकराहट होती है तो वहां पर एक तनाव होता है, तो उसी तनाव को वह व्यक्त करती है और इस तनाव से कहीं आगे जाकर भारत से प्रेम करती है और उसके अंदर एक भारत भाव दिखता है। यानी कि एक विदेशी लड़की के अंदर इस तरह से भारत के लिए प्रेम दिखाई पड़ता है। कर्नेलिया का जो भारत भाव है वह स्वच्छंद है, वह स्वाभाविक रूप से उसके अंदर आता है, वह उन्मुक्त है और उसी रूप में वह इसकी प्रस्तुति भी करती है। पिता का भाव पूर्वाग्रही है, साम्राज्यवादी है। इसी तरह कर्नेलिया का भारत भाव एक विरोध की संरचना करता है, एक विरोध की संरचना के बाद यह उत्पन्न है और इसके कारण इस भाव में संघर्ष भी है, विचार परकता भी है और इससे भाव की गहराई बढ़ जाती है। इसका परिचय हमें इस गीत से मिलता है। अब हम एक बार इस गीत को देखते हैं। कर्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भरतारा। तो इस तरह इस गीत में एक पूरा का पूरा प्रकृति का विवरण कर्नेलिया अपने अंदर आत्मसात करते हुए कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, कि यह जो हमारा देश है वह कितना मधुमय है, कितना प्यारा है और यह एक लालिमा लिए हुए है। यहाँ पर अरुण यानी कि लाल, यह उत्साह का प्रतीक है, तो यह एक लालिमा लिए हुए है, एक उत्साह लिए हुए। अगर आप कविता के साथ बने चित्र को देखेंगे तब भी आप वहां देख सकते हैं कि एक सूर्योदय की तरह एक पहाड़ से पीछे जैसे सूर्य उगता है, वैसे वहां पर भारत को उगता हुआ दिखाया गया है। तो यह भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब यह और भी सुंदर लगता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब यहाँ पर देखिए अनजान क्या है, यानी कि जो नहीं जाना हुआ है वह अनजान क्या है, तो वह अनजान है साम्राज्यवाद से आगे की सोच, और वह सोच कहाँ विकसित हुई? भारत में विकसित हुई। तो वो कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर इस अनजान क्षितिज को एक नया सहारा मिलता है।
यानी कि भारत में अपरिचित लोगों को, दूर देश से आए लोगों को भी अपनापन लगता है और यहाँ उन्हें एक सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। इस एक पंक्ति में कल्पना पर कल्पना पर कल्पना की गई है। कैसे की गई है देखिए, सरस यानी कि रस से भरा हुआ, तामरस यानी कमल, गर्भ विभा यानी कि उसका जो वो भाग होता है जिसके अंदर पराग भरा हुआ होता है, तो वो भाग, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पराग भरा हुआ है, और उस पर तरुशिखा मनोहर, और उससे किरणें निकल रही हैं, उस पराग से किरणें निकल रही हैं, और उस किरणों का के प्रभाव से तरुशिखा यानी कि पेड़ के ऊपर की जो एकदम पत्तियां हैं, वो पत्तियां, वो मनोहर पत्तियां जो है वह उस पर नृत्य कर रही हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि कितना सुंदर एक दृश्य उन्होंने उपस्थित किया है कि सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरुशिखा पर नृत्य कर रही हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली फैली है और इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो, फैल गया हो और सारी धरती पावन हो गई हो। अब यहाँ पर मंगल कुमकुम, मंगल क्या है? मेरा हित हो, क्या यह मंगल है? नहीं, यहाँ पर मंगल से मतलब है एक ऐसा भाव, एक विश्व भाव। वह विश्व भाव क्या है कि जिसमें सबका कल्याण हो। सबका कल्याण कैसे होगा? तो जो जिसके लायक है उसको वो मिले। तो इस भाव, यह जो मंगल भाव है, यह पूरे विश्व पर फैल जाए। आज हम जिसकी बात करते हैं कि पूरा विश्व एक हो गया, हम जिस ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन इस मंगल की ओर से निकलकर आ रहा है कि पूरे विश्व में यह भाव फैल जाए और जो जिसके लिए उपयुक्त हो उसको वह मिले, और इसी तरह सारे जीवन पर हरियाली हो सकती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे। अब लघु सुरधनु, सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को। तो इस प्रातःकालीन पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर मुंह किए उड़ते दिखाई देते हैं, यह वही भारत देश है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीर निज प्यारा। यानी कि पक्षी भी जिसकी ओर मुंह करके उड़ते हैं उसे अपना प्यारा घोंसला समझते हैं, और पक्षी भी कैसे, जो इंद्रधनुष ऐसे अपने छोटे छोटे पंखों को पसार कर उड़ रहे हैं, किसका सहारा लेकर? शीतल पवन का सहारा लेकर। वो देश भारत है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। बरसाती आंखों के बादल, यहाँ पे अब बरसाती आंखों के बादल और बनते जहां भरे करुणा जल। अब ये दो बिंब हमारे सामने, दो शब्द हमारे सामने हैं, बरसाती आंखों के बादल और करुणा का जल। इन दोनों को एक साथ रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मानवीकरण है जिसमें आप काफी कुछ एक साथ देख सकते हैं। बरसाती बादलों का क्या होता है? वो जब बरसती हैं तो वो हर जगह एक समान बरसती हैं। इसी तरह करुणा का जल जो है वह भी हर जगह क्या हो, समानता से बरसे। तो जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा कर नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय हैं। उनके अंदर भले ही कितने दुख हो, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। अब यहाँ पर अनंत भी है और किनारा भी है, सीमा भी है और असीम भी है, और ये दोनों एक जगह है। तो कहीं भी अगर अनंत भी है और किनारा भी है, तो भारतवर्ष एक ऐसी जगह है जहां पर
असीम को भी पूजा जाता है और सीम को भी पूजा जाता है, यानी कि जो बंधन है उसको भी स्वीकार किया जाता है और जो उन्मुक्तता है उसको भी यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी किनारे में आकर शांत हो जाती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। कवि कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख व समृद्धि रूप जल भरकर भारत भूमि पर ढुलका देती है। इस एक पंक्ति में भारत की किस सुंदरता का वर्णन किया गया है, जहां पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वैभव की ओर संकेत किया गया है। और कहते हैं कि उषा रूपी पनिहारी स्वर्ण कलश में सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर ढुलका देती हैं। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। तो इस तरह यह गीत पूरी तरह से कार्नेलिया का भारत के प्रति जो समर्पण है, जो उनकी सोच है, जो उनका भारत से प्रेम है, उसको दर्शाता है। और इस गीत के माध्यम से भारत की सुंदरता एक अलग रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द और भाव एक ऐसी भावना को भरते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के मन में राष्ट्र जागरण का जो उनका ध्येय है वो जगाने में सफल है।